हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं RKNP क्लासेस। UPSSC हो, चाहे वनडे एग्जाम कोई भी हो या UPPSC हो, नीति आयोग एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। और इसी टॉपिक को, इसी चीज़ को देखते हुए मैं लेकर के आया हूँ इस टॉपिक को। तो आज हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, इसको इस तरीके से मैं कंप्लीट करूँ कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए और कभी भी किसी भी तरीके से ये जो प्रश्न घुमा करके भी अगर पूछा जाए तो आप उसे हल कर सकें। तो इसका हो सकता है एक वीडियो और भी आए। फिलहाल आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, हाँ, नीति सबसे पहला इसमें इसकी भूमिका थोड़ी सी समझ लेते हैं। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। तो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। जो भी बच्चों ने पंचवर्षीय योजना पढ़ा होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा कि योजना आयोग क्या है। तो नीति आयोग बेसिकली क्या है, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो नीति आयोग का जो गठन है कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। अगर आपसे घुमा के भी एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो थोड़ा आप उस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिएगा और दिमाग में हर तरीके से प्रश्न, ये थ्योरी को रखना है ताकि किसी भी तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर सके। राइट, चलिए। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय। अब गैर संवैधानिक, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि गैर संवैधानिक का अर्थ क्या है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जो संविधान से जिसका लेना देना ना हो। राइट, गैर संवैधानिक अर्थात जिसका संविधान से लेना देना ना हो वह गैर संवैधानिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ संविधान के विरुद्ध जा रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन गैर संवैधानिक का मतलब है इसका संविधान में वर्णन नहीं, संविधान से लेना देना इसका नहीं है। तो इस वजह से इसको, नीति आयोग को गैर संवैधानिक निकाय की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीति आयोग का पूर्ण रूप, मतलब फुल फॉर्म। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे जैसे जानते हैं कि फुल फॉर्म। तो नीति आयोग का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखेंगे आप सभी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म, पूर्ण रूप। ठीक है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, माफी चाहूंगा, यह उपाध्यक्ष हो गया है। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब देखिए, इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो उसके पास ये पावर होता है कि वो जो उपाध्यक्ष चुनेगा वो कौन होगा। किसके पास पावर होता है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, तो अभी नरेंद्र मोदी जी के पास पावर है कि वो किसे, जो उपाध्यक्ष है उसे चुनते हैं। और सीईओ चुनने में भी काफ़ी उनका मुख्य योगदान रहता है। राइट, तो जो आप सबसे पहले उस पे आ जाएंगे वापस कि जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को साइकिल वे में सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, चैन सिस्टम में, कि एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी। ठीक है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री इस समय कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या है? नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। राइट, नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री का पद होता है। ठीक है, वो क्या होता है? कैबिनेट मंत्री का पद होता है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य। ठीक है, आप समझिए, नीति आयोग की संरचना ऐसी है कि इसमें अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, राज्य व केंद्र, ठीक है, राज्य व केंद्र के भी कई सारे उसमें सदस्य होते हैं, ठीक है, जैसे राज्य सरकार में भी कई सारे लोगों को लिया जाता है और केंद्र सरकार से भी कई सारे जो लोगों को लिया जाता है इस समिति के लिए, ठीक है, तो ये आप सभी को याद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई भी वित्त आवंटित नहीं करती है, आप बहुत मोटे तौर पे समझ लिए, वित्त आवंटन, ठीक है, आवंटित नहीं करती है। तो क्या है नीति आयोग? नीति आयोग इससे पहले जो योजना आयोग थी, नीति आयोग अभी आया है कब 15 में आपका, और इससे पहले जो योजना आयोग थी, ठीक है, वो भी वित्त आवंटन नहीं करती थी, और योजना आयोग भी माफी चाहूंगा, नीति आयोग भी वित्त आवंटन नहीं करता है। योजना आयोग भी वित्त आवंटन नहीं करती थी, नीति आयोग भी वित्त आवंटन नहीं करता है। ये एक खाका बना के दे देते हैं, सुझाव दे देते हैं, राइट। अब वित्त आवंटन नहीं करता है, ठीक है। अब हाँ, अब आप समझिए, ये जो है कितने वर्ष के लिए, कितने टाइम के लिए होती है? 15 वर्षीय, ठीक है। तो इसकी जो रूपरेखा होती है, इसकी जो रूपरेखा होती है 15 वर्षीय होती है। कितनी होती है? 15 वर्षीय। जैसे पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 5 वर्ष के लिए थी, वैसे ही जो नीति आयोग है वो आपके कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। पंचवर्षीय 5 वर्षों के लिए, पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए, नीति आयोग की योजना, नीति आयोग जो है वो आपकी 15 वर्ष के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। गवर्निंग काउंसिल, आप ये समझिए, गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सह राज्यों के, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, सह राज्य, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल, ठीक है, यूटी के उपराज्यपाल मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के हाथ में ये पावर होता है, ठीक है। क्या, किस चीज का? नीति आयोग के क्रियान्वयन का, ठीक है, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल जो होते हैं, मतलब जो सरकार कुछ सरकार में जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है। सरकार में जो बड़े पदों पे, जैसे अब आप राज्य में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के पास पावर होगा, और अगर आप केंद्र में बात करेंगे तो उपराज्यपाल के पास पावर होगा, राइट। राज्य में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री, और केंद्र में मतलब यूटी में बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो उपराज्यपाल के पास, ठीक है, के हाथ में पावर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्यक्ष, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो जाहिर सी बात है 2015 में बनी, 2015 में जब बनी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी थी, तो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री जी हैं, तो वर्तमान में भी अभी इस समय जो है, ठीक है, 2022 में भी आपके, ठीक है, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें जो 2 और अन्य विशेष तरीके के, अलग अलग तरीके के पद होते हैं। पहला मैं आपको बता दूं, उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है सबसे पहले इसमें कौन से रहे, मतलब 2015 में कौन रहे? अरविंद पनगड़िया। कौन रहे? अरविंद पनगड़िया। ये एक अर्थशास्त्री रहे, देखिए लिखा भी है यहाँ पे, ये एक अर्थशास्त्री रहे। क्या रहे? अर्थशास्त्री, ठीक है। और इस समय वर्तमान में जो है डॉक्टर सुमन के बेरी, ये जो हैं ये भी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, ये भी अर्थशास्त्री हैं। आगे बढ़ते हैं। सीईओ की पद पे कौन है? तो उस समय में जो सबसे पहले थे, मतलब 2015 में, तो 2015 में जो सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे। ये एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर आईएएस ऑफिसर है। तो काफ़ी समझ होती है, ऑब्वियस है इन लोगों को। और आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र ऐसा नीति आयोग ऐसा है जिसमें हर क्षेत्र के व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। कोई जो उद्योग क्षेत्र से है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई किसी क्षेत्र से, कोई किसी क्षेत्र से, तो हर क्षेत्र से आपको नीति आयोग में लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि नीति आयोग मात्र एक ऐसा क्षेत्र है कि हर क्षेत्र से आपको इसमें जो समस्याएं आती हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है, कोई किसी क्षेत्र की समस्या है, तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इसी वजह से हर क्षेत्र के व्यक्ति इसमें देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि वही जो इंसान जिस क्षेत्र का होगा वही उस क्षेत्र की बेहतर नीति बनाने में बेहतर नीति बनाने में सक्षम होगा, ठीक है। तो इस वजह से चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो सीईओ जो थे, जो प्रथम सीईओ थी सिंधुश्री खुल्लर, और जो अभी वर्तमान में सीईओ हैं वो परमेश्वर अय्यर, ठीक है, जो वर्तमान में परमेश्वर अय्यर हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं NITI, ठीक है, इसी का ये जो है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। NITI में 2 तरीके के सदस्य होते हैं। NITI में कितने, 2 तरीके के सदस्य होते हैं, ठीक है। पहला मैं बता दूं, पूर्णकालिक, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य, दूसरा आपका आंशिक, ठीक है, कुछ समय के लिए जो सदस्य होते हैं, और एक होते हैं पूर्णकालिक, लंबे समय या हमेशा के लिए, ठीक है। तो पूर्णकालिक सदस्य और आंशिक सदस्य, इन दोनों की ही नियुक्ति में प्रधानमंत्री जी का मुख्य जो महत्वपूर्ण भाग रहता है, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री चाहेंगे तो रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य एवं कार्य, ठीक है। जो नीति आयोग का उद्देश्य था, ठीक है, नीति आयोग का जो उद्देश्य था और कार्य है, उनके बारे में यहां बताया गया। तो नीति आयोग का उद्देश्य, सबसे पहले 4 पॉइंट इसमें दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, नीति आयोग के का जो क्षेत्रीकरण है। तो नीति आयोग में देखिए प्लस पॉइंट क्या था, नीति आयोग का सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि जो इसका क्षेत्रीकरण था। आप ये समझिए, योजना आयोग में क्या था कि केंद्रीकरण था, योजना आयोग में क्या था, केंद्रीकरण था, केंद्रीकरण, ठीक है। योजना आयोग में क्या था, केंद्रीकरण था। हालांकि मैं इसको मिटा देता हूं जगह अभी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो योजना आयोग में केंद्रीकरण था, और नीति आयोग में क्या है, क्षेत्रीकरण है। अब केंद्रीकरण क्या है, क्षेत्रीकरण क्या है, देखिए केंद्र से सबसे पहले मैं योजना आयोग की बात करता हूं। योजना आयोग में क्या सीन था कि एक खाका तैयार कर दिया जाता था केंद्र से, ठीक है। अब वहां से केंद्र से एक खाका तैयार किया गया। अब यह है केंद्र आपका, ठीक है। अब केंद्र ने क्या किया कि सभी राज्यों में भेज दिया, ठीक है, सभी राज्यों ने भेज दिया कि आप जाइए। इस बार क्या है, शिक्षा हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि शिक्षा को लेकर के हम अवेयर करेंगे लोगों को कि लोग शिक्षित हों। अब समझिए, चलिए, भारत तो बहुमुखी क्षेत्र है। आप ये समझिए कि हर तबके का मतलब आप ये समझिए कि आप यूपी में चले जाइए तो आपको अलग तरीके के लोग मिलेंगे, केरला में चले जाइए आपको अलग तरीके के, पंजाब में चले जाइए अलग तरीके के लोग, ठीक है। तो हर स्टेट की स्थिति अलग है, हर स्टेट की जो जैविक स्थिति वो अलग है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति, तो हर तरीके की जब अलग है। आप ये समझिए, मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि इस बार 100% हमें वो करना है कि शिक्षित करना है। बिहार के लिए ठीक है कि बिहार, मान लीजिए बिहार और यूपी इतना शिक्षित नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यही अगर पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि केरला में, तो केरला में लोग ज्यादा शिक्षित हैं, ठीक है, 100% साक्षरता है वहां पे, तो वहां तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो नीति आयोग में हुआ क्या, बेसिकली नीति योजना आयोग की जो खरामियां थी तो उन्हीं को दूर करने के लिए नीति आयोग आया। नीति आयोग ने कहा नहीं, ऐसा होगा कि हम ये जो चीज़ें हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे कि केंद्र से कोई खाका बना के तैयार कर दिया। अब क्या हुआ, ये नीचे से स्टार्ट हुआ। आप ये समझिए नीचे से कैसे स्टार्ट हुआ कि आप केंद्र से, अब ये मान लीजिए ये 4, ठीक है, अब ये राज्य हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ये राज्य, ठीक है, ये केंद्र है, ये राज्य है, ठीक है, और ये जिले हैं, ठीक है, ये आपके जिले हैं, और जिले के बाद ये ब्लॉक है, और ब्लॉक के बाद आपके क्या है, ग्राम, ठीक है, ग्राम है। तो ग्राम में पहले देखा गया कि क्या समस्याएं आ रही, फिर ब्लॉक स्तर पर देखा गया, फिर इसके बाद जिले स्तर पर देखा गया, फिर इसके बाद स्टेट को वो रिपोर्ट पहुंचाएंगे, और स्टेट क्या करेगा, केंद्र को रिपोर्ट पहुंचाएगा। उस हिसाब से फिर जाकर के आपकी नीतियां तैयार होंगी, और उन नीतियों के लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए जो सुझाव हैं वो आपको केंद्र प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको केंद्र प्रोवाइड कराएगा, प्रॉब्लम्स बताएंगे ग्राम और ये जिले और ब्लॉक, और इसके बाद जो ये प्रॉब्लम्स का सारा जो खाका ये जब ऊपर जाएगा तो ये पहुंचाएगा आपको, केंद्र बताएगा कि करना क्या है, राइट। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो यही आपका क्षेत्रीकरण था, केंद्रीकरण से हटा करके क्षेत्रीकरण। पहले ये था कि केंद्र एक खाका तैयार कर देता था कि हाँ ये करिए। अब क्या कर रहा था, क्षेत्रों में पहले समस्या देखी जाती थी, पहले समस्या देखी जा रही थी, फिर उसका निवारण बताया जा रहा था। केंद्रीकरण में ये चीज नहीं थी, पहले निवारण बता दिया जा रहा था, समस्या से कोई खास लेना देना था नहीं। चलिए, तो इस खामी को दूर किया गया नीति आयोग में, ठीक है, योजना आयोग की इस खामी को नीति आयोग में दूर किया गया। दूसरा, काम में तेजी लाई गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि जो
योजना आयोग थी, योजना आयोग के समय में जो क्रियान्वयन काफी धीमा था, बहुत धीमा था। तो उस कमी को दूर करने के लिए नीति आयोग ने क्या किया कि आप काम में तेजी लाएं, ये इस चीज की स्पीड को बढ़ाएं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका जल्द से जल्द क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये चीज आपकी करी गई। तो आपका सबसे पहले ये हो गया कि क्षेत्रीकरण, दूसरा आपका ये हो गया कि केंद्र में जो काम में जो तेजी लाई गई, तो वो केंद्र ने किया कि काम में तेजी कैसे लाई जाए। तीसरा पॉइंट है आपका थिंक टैंक, ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका थिंक टैंक। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार ने क्या किया, नीति आयोग को थिंक टैंक के तौर पर काम किया। अब इससे पहले वाले उदाहरण पे मैं आपको ले चलूंगा। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम्स को लाया गया, ठीक है, जिले स्तरों से, ग्रामीण स्तरों से, ब्लॉक स्तरों से प्रॉब्लम्स को लाया गया और फिर उस पे कहा गया कि आप सोचें, विचार करें, ठीक है। समिति में जितने भी सदस्य थे उनसे कहा कि आप सोचिए, विचार कीजिए और फिर उसके बाद आप ये बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और तेज सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसमें सॉल्यूशन कितना बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द हो सकता है। तो ये चीज की गई। तो बेसिकली ये हुआ कि जो नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक के तौर पर काम करने लगा। पहले क्या होता था, विचार विमर्श नहीं, सीधे योजना आयोग में क्या होता था, यही तो होता था कि सीधे आपको बता दिया गया कि हाँ आपको ये कराना है। और नीति आयोग में ये हुआ कि आपको करना क्या है, पहले समस्या देख ली गई, ठीक है, और फिर उसमें विचार विमर्श होगा जिसे थिंक टैंक के तौर पर बोला गया, ठीक है, और फिर जा करके उसका इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, सुझाव दे करके फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो आपका थिंक टैंक भी हो गया। अब केंद्र व राज्य सरकार दोनों के बीच में समन्वय, सामंजस्य कैसे। देखिए क्या होता था कि अब एग्जाम्पल वही रहेगा, बातें थोड़ी सी हो सकती है कि अब समझिए, मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में बोल दिया गया कि आप कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार योजना आयोग के समय आपसे बोल दिया गया कि कृषि के क्षेत्र में आप बेहतर कीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी राज्य सरकारों को, जिन राज्यों में, ठीक है, जिन जिलों में, जिन ब्लॉक्स में, जिन ग्राम में ये सारी चीजें ऑलरेडी थी, अच्छे स्तर पे थी, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब उन्हें अपनी समस्या जो थी वो भी नहीं बता सकते थे, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स बता नहीं पा रहे थे, तो ये समस्या आ रही थी। तो अब जब प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहे थे तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। अब मान लीजिए आज आई है शिक्षा की बारी, ठीक है, अब आज से 5 साल बाद आएगी किसी और चीज की बारी, फिर आज से 5 साल बाद आएगी किसी उद्योग की बारी, फिर इसके 5 साल बाद लघु उद्योग की बारी, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जो इन सब चीजों से वंचित हैं, तो वो तो काफी परेशान हो जाएंगे, यार ये चीजें तो हैं हमारे पास, ये चीज नहीं और इसकी बारी ही नहीं आ रही, ठीक है, इसका पॉइंट ही नहीं रखा जा रहा है। तो इस चीज को भी दूर करने के लिए नीति आयोग को लाया गया कि इससे, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में समन्वय रहे, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसे दूर करने का काम नीति आयोग ने किया, ठीक है। तो देखिए अभी तो ये हो गया है, लेकिन इसका भी एक वीडियो और आएगा, ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक वीडियो और आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, थोड़ा सा कोशिश ये किया करिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, खुद लिखें और शॉर्ट नोट्स के तरीके लिखें, बेहतर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।